बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साकिब नसीर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम शुरू करते हैं। दोबारा मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि सबसे पहले हमने कहा कि व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो चीज़ें डील करते हैं बेसिकली, फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, डायनामिक्स का क्या मतलब है कि फ्लूइड के पास कोई हेड मौजूद था। हेड मतलब एनर्जी मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या इट मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू वेलोसिटी, या इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। यानी कि पानी अगर एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो हम कहेंगे कि हायर लेवल पे वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, या पोटेंशियल एनर्जी हेड था, वो नीचे पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आया। और इन दी फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, जब हॉरिजॉन्टल वाटर को मूव करता है, जस्ट लाइक अ कैनाल के अंदर मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वाटर के पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर प्रेशर एनर्जी, कि वाटर के पास कोई प्रेशर था। जैसे हम पानी के ऊपर को पंप अप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे घरों के अंदर जो पंप लगा होता है वो प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है। तो इन तीनों में से कोई एक भी वाटर के पास एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी, तो हम कहेंगे कि भाई वाटर हैज़ इट्स हेड, सो इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ हेड। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डायनामिक्स। तो हम इस वजह से इसको डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा कि फ्लूइड क्या है। हमने कहा एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड के अंदर जब भी पूरे कोर्स के अंदर मैं फ्लूइड की बात करूंगा, मेरा मतलब है कि या तो मैं उसके अंदर लिक्विड की बात कर रहा हूँ या उसके अंदर मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। फिर हमने इस डायग्राम को देखा था, ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको करवा दी थी, तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हमने स्टार्टअप लेना है एप्लीकेशन एरिया ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ जी, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब बात हो रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक हो गया, किसकी बात हो रही है? फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो इसका स्टार्टअप मैं लेता हूं यहां से कि एप्लीकेशन एरियाज, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन एरियाज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच सम एरियाज आर डिफाइंड इन this lecture. The first one you can see that the natural flows and weather. नेचुरल फ्लोज क्या हैं? नेचुरल फ्लोज के जस्ट लाइक आपकी कैनाल फ्लो है या आपका रिवर फ्लो है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लोज। अब बोट्स के अंदर अब क्वेश्चन ये है कि why the author is taking the boat motion over the water as an example of fluid mechanics? Yes, of course, because in this diagram you can see that when the boat starting moving, it also exert its forces over a surface of water, so water starting moving with the motion of a boat. That's why the author calling this example as an fluid dynamics. बात करने का मकसद ये कि जब बोट इसकी सरफेस के ऊपर फोर्स लगा के इसको एग्जर्ट करेगी तो वाटर भी उसके साथ मूव करेगा, जिसकी वजह से ये फ्लूइड डायनामिक्स है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट है, इसके अंदर भी जब ये एयरक्राफ्ट मूव करता है तो इसके ऊपर डायनामिकली क्या होता है, हवा जो है वो मूव करती है। सिमिलरली पावर प्लांट में आप देखें ये गैसेस जो हैं ये बाहर निकल रही होती हैं, ये कौन सी एग्जांपल है? ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है विद इन द वेसल्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सिमिलरली कार के ऊपर भी हवा जो मूव करती है वो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है। सिमिलरली विंड टर्बाइन में देखिए, विंड टर्बाइन इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट से दैट विंड टर्बाइन इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, because in this structure fluid solid interaction is involved. When the air is passed over these three blades, the air transferred its momentum to the impeller of the shaft. ठीक है, क्या मतलब कि जब हवा मूव करती है तो ब्लेड्स के ऊपर वो फोर्स लगाती है और वो अपना मोमेंटम किसको दे देती है?
ब्लेड्स को, जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करती है। सिमिलरली वाटर पाइपलाइन है, ठीक है, उसके अंदर वाटर फ्लो करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक एक शुगर इंडस्ट्री है तो उसमें जूस फ्लो करता है, तो वो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में इस बुक के अंदर आप यू आर गोइंग टू सीक द नॉलेज अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स। इस पूरी बुक के अंदर आप लोगों को वो मेथड्स बताए जाएंगे कि इस दुनिया में कोई भी फ्लूइड डायनामिक्स का प्रॉब्लम आपको पेश आता है तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन से मैथमेटिकल फार्मूलाज उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने उस फ्लूइड मैकेनिक्स या उस फ्लूइड को डील करने के लिए आपने कंसीडर करनी है। तो उसमें आपको पता है कि जब भी विंड की बात होगी, एयर की बात होगी, तो एयर की बात होगी तो इट मीन्स एयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अब एयर किस किस के साथ इंटरेक्शन करती है, विंड टर्बाइन के साथ, कार के साथ, जनाब आपका एरोप्लेन के साथ, ठीक है। सिमिलरली अब अगर बोट चल रही है तो बोट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बोट के नीचे से वाटर का भी इम्पैक्ट आएगा। तो अगर इनमें से कोई चीज़ जिसमें फ्लूइड इन्वॉल्व है या फ्लूइड सॉलिड इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें फ्लूइड मैकेनिक्स की है। तो उसमें आपको इस बुक से एक नॉलेज मिलेगा जिससे आपको पता होगा कि अच्छा यार फ्लूइड अगर ऐसा बिहेव करे तो मैंने ये फार्मूले उसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको डील करना है। हाँ जी, आगे आ जाए जी, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। We have this no slip boundary condition। देखें नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या है, क्या जी, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। हाँ जी, नो स्लिप जैसा कि नाम से जाहिर है, जैसा कि नाम से जाहिर है, नो स्लिप, नो स्लिप यानी कि फिसलन नहीं है। फिसलन समझते हैं, मतलब नो स्लिप, स्लिप कोई नहीं हो रहा। बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब कि उसके बाउंड्री के ऊपर आएगा, ठीक है। और कंडीशन मतलब हालत। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक बॉल है, ठीक है, तो इस बॉल में ये जो ब्लैक कलर की वॉल है, ये जो ब्लैक कलर की वॉल है, ठीक है, ये जो चीज है ये वाली, ये वाली, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। अब बाउंड्री के ऊपर एक नाम क्या बता रहा है हमें, बाउंड्री के ऊपर नो स्लिप, बाउंड्री के ऊपर नो स्लिप, बाउंड्री के ऊपर नो स्लिप, ठीक है। वो जो हालत होगी ना बाउंड्री के ऊपर, जो नो स्लिप वाली हालत है, उसको हम कहते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करते हैं, सपोज करें कि ये मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, और इधर से ऐसे हवा आ रही है, ठीक है। तो इस एनालिसिस के अंदर मैं जस्ट वो हवा कंसिडर करूंगा जो इस प्लेट से ऊपर जा रही है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऐसे कि आई हैव मोबाइल इन माई हैंड एंड एयर इज पासिंग ओवर द मोबाइल। तो इसकी ये जो सरफेस है, इस मोबाइल की ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसके ऊपर सबसे पहली जो लेयर है वो मतलब अब आपने समझना है इस चीज़ को
कि जब भी फ्लूइड की बात में फ्लूइड गैस की बात हो या लिक्विड की बात हो तो फ्लूइड जो फ्लो करता है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स करता है। जस्ट लाइक आपने कार्ड्स देखे होंगे, कार्ड्स जिसको उर्दू में हम ताश कहते हैं। तो अगर मैंने गद्दी वो रखी हो ना तो उस गद्दी में एक कार्ड की जो अहमियत है ना वो जस्ट लाइक वन लेयर ऑफ फ्लूइड मूविंग ओवर द, मतलब दो कार्ड्स को आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप करें ना तो हम कहेंगे कि वन लेयर ऑफ फ्लूइड इज मूविंग ओवर द अदर लेयर। तो उसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ पे मैं इसको लेयर नंबर 1 कह देता हूँ। वो लेयर ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के साथ जो पहली लेयर ऐसे जा रही है रगड़ खा के, ठीक है, जो रगड़ खा के जा रही है पहली लेयर जो इसके साथ अटैच है। उसके बाद दूसरी फर्ज करें मैंने इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर वो कार्ड रखे हुए हैं, मैंने ताश की गद्दी रखी हुई है। तो जो पहला कार्ड है जो इसकी सरफेस के साथ अटैच है मैं उसको फ्लूइड की लेयर नंबर 1 कहूँगा, उससे ऊपर वाले को फ्लूइड की लेयर नंबर 2। इसी तरीके से ऐसे अलोंग द डेप्थ मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास विड्थ ऑफ वो क्या बनेगी, उस कार्ड की डेग की एक विड्थ बनेगी, ठीक है। तो सिमिलरली जब हवा ऐसे इसके ऊपर पास करती है तो उसकी पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे अलोंग द विड्थ जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ हवा जो है मूव करती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इस एग्जाम्पल में ज़रा आप गौर करें कि जो पहली लेयर बाउंड्री के साथ अटैच है। पहली लेयर आवाज़ आई, पहली लेयर बाउंड्री के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब हमने जो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है वो कहाँ पे करनी है, जो बाउंड्री के साथ अटैच है, जो बाउंड्री के साथ अटैच है। तो ये जो पहली लेयर है ये क्या डिफाइन करेगी, यहाँ पे ये जो इनका इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे ये चीज़ क्या डिफाइन करेगी, ये डिफाइन करेगी नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। अब क्या होगा, पहली लेयर और सॉलिड स्ट्रक्चर के दरमियान क्या चीज हुई, नो स्लिप। अब जो पहली लेयर और दूसरी लेयर, फर्ज करें दिस इज आवर सेकंड लेयर, दिस इज आवर सेकंड लेयर एंड दिस इज आवर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर। अब पहली और दूसरी के दरमियान जो हमारे पास यानी कि पहली और दूसरी के दरमियान, पहली और दूसरी के दरमियान हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी, पहली और दूसरी लेयर के दरमियान हमें क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, रेजिस्टेंस। ओके, समझ रहे हैं ना मुझे, जब भी दो लेयर्स आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो उनके दरमियान क्या होगी, रेजिस्टेंस। सिमिलरली दूसरी और तीसरे के दरमियान भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। फ्लूइड की इस रेजिस्टेंस को वी कॉल इट एज विस्कोसिटी, ठीक है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होता है पास्कल सेकंड, ठीक है। अब दो लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने विस्कोसिटी कह दिया। क्या कह दिया, विस्कोसिटी। अब सॉलिड स्ट्रक्चर और पहली लेयर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, सॉलिड स्ट्रक्चर और पहली लेयर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम देना है, देखें इधर, जो सॉलिड स्ट्रक्चर और पहली लेयर के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम देना है नो स्लिप कंडीशन का। क्या नाम देना है, नो स्लिप कंडीशन का। तो नो स्लिप कंडीशन फिर हुई क्या, नो स्लिप कंडीशन इज डिफाइंड एज the relative velocity between solid surface
and first layer of fluid is जीरो। relative velocity, यहां पे relative velocity, what relative velocity, relative velocity क्या होता है, एक के लिहाज से दूसरी की velocity। अब यहां पे ये जो प्लेट है ये स्टैटिक पड़ी हुई है, तो इसकी जो velocity है वो u इक्वल टू जीरो। velocity क्या है इसकी, अब यहाँ पे आप लोगों ने FSC के अंदर velocity को डिनोट किया होगा v से, ठीक है, लेकिन फ्लूइड के अंदर हम इसको डिनोट करेंगे इसके तीन कंपोनेंट्स में, u, v और w में, ठीक है। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि u, v और w का फिजिकल मतलब क्या है, ये आगे जब हम 1D 2D और 3D फ्लोज पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बताता हूँ जाके। लेकिन यहाँ पे मैंने u इसको शो किया है, u मीन भी वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। अब देखो नो स्लिप कैसे होगी कि जो पहली लेयर होगी ना जो इसके साथ अटैच होगी सॉलिड के साथ, उन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना वो ज़ीरो होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब कि अगर ये सॉलिड स्ट्रक्चर रेस्ट पे है ना तो पहले सॉलिड स्ट्रक्चर और पहली लेयर के दरमियान फ्रिक्शन या विस्कोसिटी इतनी टाइट होगी, फ्रिक्शन इतनी टाइट है कि उसने उसको बिल्कुल अपने साथ चिपका लिया है, ठीक है, अपने साथ चिपका लिया है। तो जो वेलोसिटी सॉलिड सरफेस की है ना वही वेलोसिटी किसकी होगी, फ्लूइड की पहली लेयर की। तो दोनों के दरमियान जो रिलेटिव होगा ना वो जीरो होगा, दोनों के दरमियान रिलेटिव होगा वो जीरो होगा। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अक्सर लोग कह देते हैं कि जी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिलेटिव का वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो नहीं होती, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। फॉर एग्जांपल अब सपोज करो कि मेरे पास एक ये पाइप है, ठीक है, और मेरे पास एक ये पाइप है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये पाइप इनटू द पेज है, क्या है, इनटू द पेज है। मसलन इस पाइप की जो लेंथ है ना वो इनटू द पेज ये गहराई में जा रहा है, चूंकि मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूं तो इसलिए मैंने ये बनाया। अब सपोज करें कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो मतलब एक मैंने पाइप लिया, उसके अंदर एक दूसरा पाइप डाल दिया। अब उनके दरमियान जो स्पेस है ना वहां पे मैंने क्या भर दिया, वहां पे सपोज करो मैंने कोई ना ऑयल भर दिया, जस्ट लाइक लुब्रिकेशन, क्या भर दिया, ऑयल भर दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये अंदर वाले पाइप को मैं को मोटर लगा के इसको किसी वेलोसिटी से मैं रोटेशन करवा दूं, क्या करवा दूं, रोटेशन करवा दूं, तो अब नो स्लिप कंडीशन कैसे डिफाइन होगी। देखो फ्लूइड ये सारा फ्लूइड है इसके अंदर। अब फ्लूइड की फर्स्ट लेयर देखो इधर, इसको ऐसे देखो इधर, फ्लूइड ये सॉलिड है, ठीक है, और इसके ऊपर फ्लूइड की फर्स्ट लेयर, सॉलिड और फ्लूइड की फर्स्ट लेयर, हाँ जी। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक क्या हुआ, सॉलिड सरफेस। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस थी वो इतनी टाइट थी कि जिस वेलोसिटी से ये सॉलिड मूव कर रहा है ना, जिस वेलोसिटी से ये सॉलिड मूव कर रहा है, इसकी जो पहली लेयर है ना एग्जैक्टली वो भी उतनी ही वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू हो गई है जितनी वेलोसिटी से ये अंदर वाला पाइप रोटेट कर रहा था। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि मतलब अगर ये सॉलिड सरफेस जो है वो फर्ज करो 10 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रही है, तो जो सॉलिड सरफेस जो लिक्विड सरफेस है वो भी कितने पे रोटेट करेगी, 10 मीटर पर सेकंड, ड्यू टू टाइटनेस ऑफ, ड्यू टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। ये हमारी सपोजिशन होती है इसके अंदर। तो जो रिलेटिव होगी वो वी रिलेटिव किसके बराबर होगी, V2 - V1,
तो 10 माइनस 10 तो ये आ गया हमारे पास 0 पे, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऊपर प्लेट वाली एग्जांपल दी है उसमें आप देखो कि हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी 0 है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी वेलोसिटी भी 0 है इसकी, मतलब ऑलरेडी ये 0 से थी। तो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि फ्लूइड की पहली लेयर और सॉलिड सरफेस के दरमियान अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल हम ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। हाँ जी, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनेगा, फर्ज करें मेरी एक ये प्लेट है, ओके, जस्ट लाइक ये मेरे देखें ये मेरा मोबाइल है। अब मोबाइल, ये मेरी प्लेट है, मोबाइल का फ्रंट से देखो, मुझे फ्रंट से ये एक लाइन नज़र आ रही है, लेकिन इनटू द पेज ये विड्थ भी है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। सिमिलरली इस प्लेट का मैंने फ्रंट साइड बनाया, लेकिन जो इनटू द पेज है इसकी वो विड्थ इस पेज के अंदर गई हुई है। तो यहाँ से हवा आई, यहाँ से हवा आई किसी वेलोसिटी, मैं हवा की वेलोसिटी को कह देता हूँ यू इन्फिनिटी के साथ, मतलब कोई भी, मतलब इन्फिनिटी मतलब वो चीज़ जिसको हम कैलकुलेट ना कर सकें, मतलब कोई अननोन वेलोसिटी से एक हवा आई। अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे अगर नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन है तो अगर मैं फ्लूइड की फर्ज करें 8 लेयर, मतलब मैं इसमें कितनी लेयर्स हैं 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं, तो पहली लेयर नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक 0 पे गई, जो मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जो दूसरी लेयर थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब दूसरी की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी थोड़ी सी, ठीक है। और तीसरी की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और चौथी की फिर क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। इधर देखो, सॉरी, उससे ज़्यादा होगी। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, समथिंग लाइक ऐसा बनेगा। हाँ जी, अब इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, उसके बाद क्या हुआ, जो पहली लेयर थी वो 0 वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर थी उसको वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, इसने इसको रेजिस्ट किया, पहली ने दूसरी लेयर को रेजिस्ट किया, तो उसकी वेलोसिटी 0 से थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे ये अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो यहाँ तक, उसके बाद ये लाइन बिल्कुल क्या हो गई है, सीधी हो गई है, यानी कि इसके पैरेलल आ गई है। लेकिन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्वेचर है। तो क्या हुआ, पहली लेयर 0 वेलोसिटी पे, उससे ऊपर वाली की थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, यानी कि 0 से थोड़ी सी बढ़ गई, उससे ऊपर वाली की और बढ़ गई थोड़ी सी, उससे ऊपर वाले की और बढ़ गई, और यहाँ तक पहुँच के इसकी वेलोसिटी देन आगे कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पहली लेयर ने इसको रेजिस्ट किया दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को किया, हत्ता कि वो रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब इस डेल्टा लेंथ तक जाते हुए बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद ये जो वेलोसिटी थी ना, इसकी जो वेलोसिटी थी इसकी, यानी v2 थी, जो हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिल गई, वो किसके इक्वल हो गई, u इन्फिनिटी के, ठीक है। वो किसके इक्वल हो गई, u इन्फिनिटी की, या फिर वो 0.98% तक भी अगर हो जाए ना, यानी कि 98% भी इक्वल हो जाए। अगर फ़र्ज़ करो वो हमारे पास आ रही थी 100 आ रही थी पीछे से, 100 मीटर पर सेकंड आ रही थी, तो अगर हमें यहाँ तक 98 भी मिल जाती है ना, तो हम तब भी कहेंगे कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल किसकी हो गई है, इनकमिंग एयर के साथ। तो आई होप कि अब हमारी नो स्लिप के ऊपर बहुत डिस्कशन हो चुकी है। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, पहली लेयर और फ्लूइड के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी 0, अब वो जो है वो उससे ऊपर वाली को देगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो उससे ऊपर वाले को देगी, ठीक है, और वो उससे ऊपर वाले को देगी रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से एक हमारे पास रीजन डिफाइन होता है। क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास एक रीजन डिफाइन होता है।
तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला जहां तक ये डेल्टा लेंथ होती है, ये रीजन होता है हमारे पास बाउंड्री रीजन। और जो बाउंड्री रीजन से यानी कि डेल्टा लेंथ से ऊपर ऊपर वाला जो रीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं फ्री स्ट्रीम रीजन। यानी वो रीजन फ्री स्ट्रीम जहाँ पे वेलोसिटी 0.98% अचीव कर ले किसका, इनकमिंग वेलोसिटी का। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। देखें जनाब, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन में ये मैंने बता दिया कि ये हमारी एक प्लेट है, ये प्लेट में ये इनकमिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी v आ रही है, यहाँ पे ज़ीरो वेलोसिटी एट द सरफेस। क्यों सरफेस पे ज़ीरो है, क्योंकि दोनों के दरम्यान रिलेटिव ज़ीरो। ये प्लेट हमारी रेस्ट पे थी। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो इसका, यहाँ तक अगर आप देखो तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस इज़ बाउंड्री रीजन डेल्टा, इसकी लेंथ कितनी है और ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये कौन सा है, फ्री स्ट्रीम रीजन। ये कौन सा है, फ्री स्ट्रीम रीजन, ठीक है। ओके, आगे देखो, ये आई होप कि अब इसकी पूरी समय लग गई होगी आपको, ठीक है। एक है सेपरेशन पॉइंट। क्या है जनाब, सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट का मतलब है कि अगर कोई मेरे पास सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर कोई मेरे पास सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप की कोई बॉडी है मेरे पास, तो इधर से मैं ऐसे हवा फेंक रहा हूँ इसके ऊपर, इधर से हवा आई, से पहली लेयर इसके साथ टकराई, दूसरी लेयर इसके ऊपर से टकराई, ठीक है, तीसरी लेयर इसके ऊपर से चली गई, ठीक है, सिमिलरली ये ठीक है, और ये। अब ये वाली जो लेयर है ना, ये जो पहली ऐसे लेयर आ रही थी, ये वाली, अब ये इधर ऐसे बेंड होने के बजाय ना ऐसे सीधी निकल जाती है आगे, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, जहाँ पे वो सेपरेट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट देखें इधर, ये देखें, यहां से जैसे हवा आई, देखिए इधर हवा आई, इससे कर्व्ड सरफेस पे ये यहाँ से स्ट्रेट निकल गई। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन पॉइंट। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। हाँ जी, आगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड फ्लोज, फ्लूइड फ्लोज। अब फ्लूइड फ्लो की हमने क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखना है जब आपने कोई भी फ्लूइड का प्रॉब्लम आपने डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं पॉइंट्स, या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड का जो फ्लो होना है, उन नंबर 1 हमने ये देखना है। देखें, दुनिया में आपको जब भी फ्लूइड के साथ इंटरेक्शन आपने करना है, ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले वो प्रॉब्लम किस नेचर का है।
सबसे पहले आप देखोगे अच्छा यार मेरा जो सामने आया कि वो कार के ऊपर जो हवा मूव कर रही है उसका मैंने एनालिसिस करना है, आया कि मैंने जहाज़ वाली एयर का एनालिसिस करना है, आया कि मैंने ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पे जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसको एनालिसिस करना है। आपने कहा जी अच्छा मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो जस्ट ये है कि जो पाइपलाइन के अंदर जो पानी मूव कर रहा है ना उसका मैंने एनालिसिस करना है। तो आपने सबसे पहले ये देखना कि वो फ्लो है किस टाइप का। प्रॉब्लम के बाद अब आपने देखना वो फ्लो किस टाइप का है। अब टाइप में सबसे पहले आप देखोगे कि वो विस्कस है और इनविसिड, ठीक है। नंबर 2 कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। नंबर 3 इंटरनल और एक्सटर्नल। नंबर 4 इंटरनल और एक्सटर्नल। नंबर 4 इनविसिड, कंप्रेसिबल, स्टडी अनस्टडी, स्टडी और अनस्टडी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे की आपने डेफिनेशंस रेडी करनी है, लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा इनका फिज़िकल मीनिंग। अगर आपको इन 4 चीज़ों की समझ लग गई तो पूरी फ्लूइड डायनामिक्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप लोगों को समझ लग जाएगा। ठीक हो गया। आप देखें स्टार्ट हमने कहाँ से लिया कि जी आपने सबसे पहले नेचर ऑफ प्रॉब्लम देखनी है कि आप किस चीज़ का एनालिसिस करने लगे हो। आपने कहा जी अच्छा मेरे पास है जी, मैंने पाइप है, पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, मैंने उसको देखना है। या आप कहते हो कि जी मेरे पास एक कनाल है, कनाल से वाटर जा रहा है, मैंने उसका एनालिसिस करना है। ठीक हो गया। अब आप कहते हो कि आपने देखा कि अब आपका नेचर ऑफ फ्लोज में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिफाइन करेंगे पहले कि वो पाइप इंटरनली फ्लो कर रहा है, वो फ्लो जो है वो इंटरनली फ्लो है या एक्सटर्नली फ्लो है। ठीक है। अब देखें हमें पता है कि पाइप के अंदर फ्लो जाएगा तो वो इंटरनल है, किसी क्लोज सर्किट के अंदर जैसे फ्लो थ्रू डक्ट है, फ्लो थ्रू पाइप है, सर्कुलर चैनल है, ठीक है, वो इंटरनल फ्लोज है। एक्सटर्नल फ्लोज क्या है? जस्ट लाइक जैसे आपका एरोप्लेन के ऊपर हवा मूव करती है, विंड टर्बाइन के ऊपर एयर मूव करती है, तो ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल फ्लोज। अब आपको पता चल गया कि ये हमारे एक्सटर्नल फ्लोज हैं, ये इंटरनल है। अब आपका प्रॉब्लम था फॉर एग्जाम्पल, लाजमी नहीं है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मेरा है इंटरनल फ्लो। अब आपने देखना है कि वो जो इंटरनल फ्लो है वो विस्कस है या नॉन विस्कस, वो विस्कस है या नॉन विस्कस। विस्कस और नॉन विस्कस का ताल्लुक होता है विस्कोसिटी के साथ, विस्कोसिटी, ठीक है। किसके साथ ताल्लुक होता है? विस्कोसिटी। इफ विस्कोसिटी इज चेंजिंग वी कॉल इट एज विस्कस, और अगर वो नो चेंज इन विस्कोसिटी वी कॉल इट एज इनविसिड। ठीक है। अगर विस्कोसिटी चेंज हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विस्कस फ्लोज, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कस फ्लोज। अगर विस्कोसिटी रहे कांस्टेंट तो उसको हम कहते हैं इनविसिड फ्लोज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इनविसिड फ्लो। अब इसको ज़रा समझो। विस्कस फ्लो वो फ्लोज जिसके अंदर विस्कोसिटी अपना रोल प्ले करती है, विस्कोसिटी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है। विस्कोसिटी क्या थी? दो लेयर्स के दरमियान रगड़, उस जगह पे या उस फ्लो को हम कहते हैं विस्कस रीजन ऑफ फ्लो। वो फ्लो जहाँ पे विस्कोसिटी अपना रोल प्ले नहीं करती,
ठीक है, उस रीजन को हम कहते हैं इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो। ठीक, अच्छा फॉर एग्जांपल ये हमने ऊपर किया था, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से जो बाउंड्री रीजन है इसके अंदर विस्कोसिटी अपना रोल प्ले कर रही है, यानी कि एक लेयर दूसरी को ठीक ठाक रेजिस्टेंस दे रही है, इसी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। लेकिन जो फ्री स्ट्रीम रीजन है उसके अंदर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि एक लेयर दूसरी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही और दूसरी तीसरी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये जो लेयर्स हैं इनके दरमियान रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। तो वहाँ पे जो रीजन है वो होगा हमारे पास इनविसिड रीजन, और जो बाउंड्री रीजन होगा वो होगा हमारे पास विस्कस रीजन होगा। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी प्रोफाइल पाइप के अंदर कैसा बनेगा, वो अब देखो प्लेट के ऊपर जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल फ्लोज है, और पाइप के अंदर कैसा बनेगा, अगर मैं पाइप के अंदर कैसा बनेगा, अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से एक भेजा है वाटर इसके अंदर जिसकी स्टार्टअप पे वेलोसिटी सारों की इक्वल थी, कहीं यहाँ पे जाके अगर वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो थोड़ा सा विस्कोसिटी का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और आ गया, और यहाँ पे मैक्सिमम आ गया आपका। परेशान ना हो जनाब, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, आप 2 मिनट वेट करें। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जनाब सर बनाई जा रहे हैं और हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। यहाँ पे देखें, अब एक रीजन ये पाइप फ्लो के अंदर, एक रीजन ये वाला है और एक रीजन इससे आगे वाला ऑनवर्ड इन्फिनिटी लेंथ तक, जहाँ तक ये पाइप जा रहा है। अब आप देखिए कि अगर मैं इस वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करूँ, इस रीजन की बात करूँ मैं, इस रीजन की, तो इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल हो गया कांस्टेंट। अब देखो कि यहाँ पे नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे भी नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे जीरो वेलोसिटी। अब ऊपर देखो, ऊपर जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी है, ऊपर जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, ज़ीरो वेलोसिटी, ऊपर जाते थोड़ी सी बढ़ गई, सेंटर पे बिल्कुल मैक्सिमम चलेगी, मैक्सिमम, और यहाँ पे मिनिमम थी। सिमिलरली मैक्सिमम से यहाँ पे भी मिनिमम चलेगी। समझ लगी बात की कि पहली लेयर ज़ीरो वेलोसिटी पे, तो उसके बाद अगली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर हट रहे हैं उस रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम हो रहा है, हत्ता के सेंटर पे मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल हो गया इंटरनल फ्लोज का, और एक्सटर्नल का कैसा था, ऐसे। ठीक है, ये एक्सटर्नल फ्लोज का था और ये हो गया इंटरनल फ्लोज का। लेकिन ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं इंट्री रीजन, और इसको कहते हैं फुली डेवलप्ड। एक हमारे पास इंट्री रीजन होता है, एक होता है फुली डेवलप्ड रीजन। इंट्री रीजन का मतलब है, देखो जैसे वाटर इंटर हुआ, अब भी स्टार्टअप यहां से यहां तक असर पहुंचा है, यहां से यहां तक असर पहुंचा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक असर पहुंचा है, यहां से अब इसके दो एक्सिस है ना, एक
ये वाला एक्सिस पाइप का, फ़र्ज़ करें मैं इसको आर डायरेक्शन कह देता हूँ चूँकि सर्कुलर पाइप है, और ये वाली इसकी अलॉन्ग लेंथ है तो मैं इसको जी एक्सिस कह देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस फिगर को अगर आप बुक से देख पाओ, ये देखो जब इंटर हुआ, यहाँ से इंटर हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, अभी इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा इंटर हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा आगे गए इफेक्ट थोड़ा सा नीचे तक चला गया, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाता जाएगा नीचे की तरफ आता जाएगा, फिर थोड़ा सा और नीचे आ गया और यहाँ पे बिल्कुल एक पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो गया, और फिर जैसे आगे जाते जाएगा इंट्री रीजन के बाद जो फुली डेवलप्ड रीजन है, ठीक है, इंट्री रीजन के बाद जो फुली डेवलप्ड रीजन है उसके सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे ज़ीरो होगी। और एक्सटर्नल फ्लोज में क्या है, एक्सटर्नल फ्लोज में हमारे पास क्या होता है, ये देखें एक्सटर्नल फ्लोज में क्या होता है कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपका बनता है। ठीक है, हाँ जी, तो हमने अभी स्टार्ट करने लगे हैं जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, विस्कस वर्सेस इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो। विस्कस मतलब वो रीजन जहाँ पे विस्कोसिटी अपना रोल प्ले कर रही है, यानी क्लोज टू बाउंड्रीज। ठीक है, और इनविसिड रीजन वो रीजन जहाँ पे विस्कोसिटी अपना रोल प्ले नहीं कर रही, यानी कि अवे फ्रॉम बाउंड्री, यानी फ्री स्ट्रीम रीजन, उसको हम विस्कस और इनविसिड कहते हैं। ठीक है, इसका एक और भी होता है कि मतलब जैसे ही वो रगड़ के साथ जो विस्कोसिटी की वजह से अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और उस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज ना हो, तो हम उसको कहते हैं इनविसिड रीजन, इनविसिड फ्लो। और अगर उसकी विस्कोसिटी चेंज हो तो हम उसको कहते हैं ये विस्कस है। जस्ट लाइक वाटर है ना, वाटर को अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कोई ना मिले तो वाटर की विस्कोसिटी वही रहती है अवे फ्रॉम बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्री रीजन में नहीं, बाउंड्री के ऊपर ज़रूर चेंज होगी उसकी, लेकिन विद एट द सेंटर पॉइंट और फुली डेवलप्ड रीजन के अंदर, फुली डेवलप्ड रीजन और सेंटर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और वहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और विस्कोसिटी ना होने के बराबर चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बता दिया मैंने, कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल बता। ठीक है, हाँ जी, आगे आ जाओ जी, कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब है कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें, कंप्रेसिबल का मतलब है कि अगर मैंने कोई प्रेशर अप्लाई किया है, एक फ्लूइड के ऊपर ना मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, देखें मेरे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वाला वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला वॉल्यूम ये वाला है, जिस वॉल्यूम को फ्लूइड टच कर रहा है, जिस वॉल्यूम को फ्लूइड टच कर रहा है। अगर प्रेशर अप्लाई करने से ये वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये देखिए ये कंप्रेसिबल है और ये इनकम्प्रेसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ एक कंटेनर में मैंने वाटर भरा हो, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने कोई ऑयल भरा हो, तो ऑयल को जब मैं प्रेस करूँगा तो वो प्रेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर को मैं इनकम्प्रेसिबल लेता हूँ और मैं जो ऑयल है वो मेरा कंप्रेसिबल होता है, उसकी डेंसिटी चेंज होती है प्रेशर अप्लाई करने से। ठीक है, तो लाजमी नहीं, प्रेशर जो मेन चीज़ होती है, मेन पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से अगर कोई वॉल्यूम चेंज हो तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबल। सिमिलरली टेम्परेचर अप्लाई करने से भी अगर किसी की डेंसिटी चेंज होती है, जस्ट लाइक गैसेस और एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर अप्लाई करने से अगर कोई फ्लूइड ऐसा है जिसकी डेंसिटी चेंज होती है तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो इन शॉर्ट बात करने का मतलब ये है
कि कोई भी फ्लूइड है जिसकी जो डेंसिटी है वो विद मतलब बाई एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर वो चेंज हो तो उसको हमने कहना है कंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल मतलब नहीं कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का ना, इस चीज़ को जब हम गैसेस के अंदर आते हैं ना, तो गैसेस की जो स्पीड होती है वो हम मेजर करते हैं मैक नंबर से। किससे मेजर करते हैं? मैक नंबर से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा क्लियर कर लें आप। ये मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। व्हाट इज़ मैक नंबर? व्हाट इज़ मैक नंबर? मैक नंबर जो है वो आपके पास रेशो है, मैक नंबर रेशो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारी कोई भी मतलब अगर एक स्टीम मूव कर रही है किसी नोज़ल के अंदर, हवा मूव कर रही है ओवर एरोप्लेन के साथ, कोई भी किसी भी जगह पे मोशन है, भले वो फ्लूइड की है या सॉलिड स्ट्रक्चर की है, दोनों सूरतों में हमारे पास स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? मैक नंबर। क्या होता है दोनों सूरतों में हमारे पास स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? मैक नंबर। अब देखें मैक नंबर क्या है। दोनों सूरतों में हमारे पास स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? मैक नंबर। अब देखें, अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 346। ये एफएससी के अंदर आप लोगों ने कैलकुलेट की होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? अब फर्ज करें, सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेता हूँ सॉलिड स्ट्रक्चर की, बाद में हम फ्लूइड के ऊपर आते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर में मैं लेता हूँ प्लेन, यानी जहाज की स्पीड, ठीक है। अब आप देखें, फर्ज करें ये जहाज की टिप है और ये आपका जहाज आ रहा था ऐसे, ठीक है। अब अगर तो मतलब ये जैसे जैसे चल रहा है अपने गिर्द ये सोनिक बूम बना रहा है, मतलब साउंड वेव्स छोड़ रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आप देखें कि पहला सिनेरियो ये है कि अगर जो प्लेन है उसकी ये जो टिप है ये पीछे है, ठीक है, ये पीछे है, अगर वो टिप जो है वो पीछे है और साउंड आगे है, साउंड आगे है, अगर ये पीछे है और साउंड आगे है, तो हमारे पास क्या होगा? इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से कम है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन किससे है? स्पीड ऑफ साउंड से। हाँ जी, दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारा ये जहाज है, ये उसकी टिप है, अब टिप और साउंड दोनों कोइंसाइड कर गए आपस में, तो इस सिनेरियो में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ साउंड के, ठीक है। और तीसरे सिनेरियो में ये हमारा जहाज है, इसकी जो टिप है वो क्रॉस कर गई है सोनिक बूम को, तो इसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ साउंड के। हाँ जी, इसमें देखें कि जो हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कम होगी स्पीड ऑफ साउंड से। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कुछ जहाज़ आपके सर के ऊपर से गुजरता है ना, तो उसकी आवाज़ पहले आती है, वो जहाज़ बाद में आता है, तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से। आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे कि जैसे जैसे आवाज़ आती है वैसे वैसे साउंड भी आता है, ठीक है, तो उन दोनों में वो दोनों बराबर होते हैं। और आपने ऐसे केस भी देखे होंगे कि जहाज़ गुजर जाता है उसकी आवाज़ बाद में आती है, तो वो हमारे पास क्या होता है?
वो हमारे पास लेस देन 1 होता है। तो मैक नंबर क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे हमारे पास 300 और स्पीड ऑफ साउंड थी हमारे पास 346। तो इसका आंसर क्या आएगा, वो लेस देन 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, वो आएगा लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड वो भी 340 थी, वो भी 340, और ये आ गया इक्वल टू 1, और यहाँ पे वो 350 थी और वो 346, तो ये ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग 9 आएगा। तो हमारे पास 3 सिनेरियो बने। पहला सिनेरियो मैक नंबर ग्रेटर देन 1, मैक नंबर इक्वल टू 1 और मैक नंबर लेस देन 1। जिसमें इक्वल टू 1 है उस रेंज को हम कह देते हैं सोनिक स्पीड। इसको कहते हैं सुपरसोनिक, इसको कहते हैं सबसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक, सोनिक एंड फिर हाइपरसोनिक भी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ग्रेटर देन 1 हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है द कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी कि हम एयर को कहाँ तक इनकम्प्रेसिबल ले सकते हैं, स्पीड अंडर अबाउट 100 मीटर। जब तक एयर की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड से नीचे है ना, तो हम कहते हैं कि ये हमारी इनकम्प्रेसिबल एयर है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास हवा जो है वो गैस है, हवा को हम इनकम्प्रेसिबल यानी हम कहते हैं कि वो कंप्रेस नहीं करती, यानी उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होती। कब तक, जब तक उसका जो वेलोसिटी है वो मतलब लेस देन है 0.3 से, उसका मैक नंबर है लेस देन 0.3 से, या उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड तक है, तो हम उसको क्या लेंगे, उसको हम इनकम्प्रेसिबल लेते हैं। सिमिलरली लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट है, तो लेमिनार हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो को और टर्बुलेंट कहते हैं हम इर्रेगुलर फ्लो को। मसलन आपने ब्रिजेस देखे होंगे, ठीक है, ब्रिजेस के नीचे जैसे वो वाटर आता है वो ऐसे घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, वो वहाँ पे इरेगुलर सा फ्लो हो जाता है, वो होता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। और हमारे पास जो लेमिनार फ्लो होता है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि हर लेयर जो होती है ना वो पैरेलल चल रही होती है दूसरे के ऊपर, जस्ट लाइक पाइप के अंदर जो फ्लो होता है आपका। ठीक है, तो लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का जो डिफरेंशिएट करता है, लेमिनार और टर्बुलेंट, इनको डिफरेंशिएट करता है रेनॉल्ड नंबर। ये याद रख लेना आपने, रेनॉल्ड नंबर से पहले इसने बताया था कि कौन सा फ्लो जो है वो कहां तक लेमिनार रहेगा। उसने बताया था कि कौन सा फ्लो कहां तक लेमिनार रहेगा और कहां तक वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेमिनार वर्सेस, हाँ जी, नेचुरल वर्सेस फोर्स फ्लो। फोर्स का मतलब कि जैसे बॉल के ऊपर मैं हवा फेंक रहा हूँ और मैंने पंखा लगाया, यानी कि मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा के अगर मैं फ्लूइड को मूव करवा रहा हूँ तो वो फोर्स फ्लो होगा। और नेचुरल क्या है कि जैसे बियोंसी फोर्स है, आप एक बॉल को पानी के अंदर फेंको तो वो खुद ब खुद ऊपर आती है, तो ये क्या है, नेचुरल फ्लो, बियोंसी की। हाँ जी, स्टडी वर्सेस अनस्टडी। स्टडी का मतलब है, इन दोनों का मतलब है चेंज। कोई भी प्रॉपर्टी है ना फ्लूइड की, विस्कोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे अनस्टडी फ्लो। मसलन वाटर इंटर हुआ ना पाइप में, उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड और आगे फ्रिक्शन की वजह से हो गई कम,
तो हम कहेंगे कि अब पहले इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये थी, अगले इंस्टेंट पे ये, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आई है ना, इसको हम कहते हैं अनस्टडी फ्लो। ठीक है, अनस्टडी फ्लो जस्ट लाइक आपने नहरों के अंदर देखा होगा, कहीं पानी बहुत तेज़ जा रहा होता है, कहीं स्लो हो जाता है, तो अनस्टडी होता है। तो स्टडी फ्लो जस्ट लाइक पंप आपने चलाया हुआ है, मतलब घरों के अंदर ग्रीन पंप या रेड पंप आपने देखा होगा, पंप चल रहा है, उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट आती है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं स्टडी फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना है 1D 2D 3D ये रीड कर लेना। ये मैंने ये फिगर आपको करवा दी है। इसमें देखें वो कहता है ये 2 डायमेंशनल फ्लो है, एक तो इसमें जो चेंज है वो आर डायरेक्शन में आ रही है और एक चेंज जो है वो जी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये अंदर देखें कर्व बनी हुई है छोटी सी, यानी कि अलोंग द जी डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही बढ़ती, और तक के यानी कि एक डायरेक्शन में वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, तो आगे सिस्टम एंड कंट्रोल वाली है, मैं इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट आज जो हमने किया है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। आपने किसी फ्लूइड का एनालिसिस करना है डायनामिक कंडीशन में, तो सबसे पहले आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। आया कि वो इंटरनल फ्लो है, एक्सटर्नल फ्लो है, आया कि वो इनविसिड है या विस्कस है, या फिर वो कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। ये सारे आंसर्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तक आपकी जान नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया आप रख लो कि भाई किसी भी फ्लूइड का एनालिसिस करना है, आपने ये 5 क्राइटेरिया उसके ऊपर फिट करने हैं। सबसे पहले इंटरनल है या एक्सटर्नल है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है। ठीक है, वो आगे चल के बताऊंगा कि वो रेनॉल्ड नंबर से कैसे पता चलता है कि आपका फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। बस आपने ये याद रख लेना है कि फ्लो की लेमिनार या टर्बुलेंसी डिपेंड करेगी रेनॉल्ड नंबर पे। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर ओके। उसके बाद इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, विस्कस है, इनविसिड है, स्टेडी है या अनस्टेडी है। ये सारे आंसर लेने के बाद देन यू मूव टुवर्ड द फाइनल कैलकुलेशन। तो उसके बाद आपने एनालिसिस 1D कंसिडर करना है, 2D कंसिडर करना है या 3D कंसिडर करना है। ठीक है, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, अब जैसे नहर है, अब नहर में आप गौर करें कि वाटर तीनों डायमेंशन में मूव कर रहा है, अलोंग द लेंथ ऑफ द नहर, ऊपर नीचे भी मूव करता है और टुवर्ड बाउंड्रीज भी करता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमने इसको इस एनालिसिस को, जैसे अब मैं फ्लो थ्रू पाइप लेता हूँ, तो ये फ्लो 2D है कि इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द आर डायरेक्शन में भी चेंज होगी विस्कोसिटी की वजह से, वो प्रोफाइल मैंने बना के दिखाया, और उसकी वेलोसिटी जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप में भी चेंज होगी। ठीक है, अब अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको 1D कंसिडर करूँ, 2D कंसिडर करूँ या 3D कंसिडर करूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में मतलब समझ लगी होगी। बेटा आज का लेक्चर फ्लूइड डायनामिक्स का दिल है। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को अगर किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं लगी, ठीक है, लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा 57 मिनट की वीडियो बन गई, वरना इन चीज़ों के ऊपर मैं एग्जांपल्स देने लग जाऊं तो शायद हमारे अगले 5-6 घंटे भी कम है। तो आपने अपने एंड पे इन सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको क्लियर करना है फिजिकली, कि इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल का क्या मतलब है, विस्कस इनविस्कस का क्या, इनविसिड का क्या मतलब है, सिमिलरली उन सारी चीज़ों को। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।